और ये आज का टॉपिक है स्ट्रेस ड्यू टू विंड प्रेशर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये पॉलिटेक्निक के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये अलग तरह का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें या तो लोड लगा हुआ रहता है, सेल्फ लोड होता है, या फिर मोमेंट दिया हुआ रहता है, उससे हमको रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालने रहते हैं। लेकिन ये अलग तरह का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि एक अलग तरह का प्रेशर डेवलप होता है किसी भी स्ट्रक्चर पे, और उस स्ट्रक्चर पे जब प्रेशर डेवलप होता है तो उससे हम कैसे डायरेक्ट स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस और उससे रिजल्टेंट स्ट्रेस कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना कि आज का टॉपिक स्ट्रेस ड्यू टू विंड प्रेशर है, तो कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है चिमनी का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर पे जब विंड प्रेशर साइड से लग रहा होता है तो उसके बेस में यानी उसके नीचे जहाँ पे वो ज़मीन का समतल होता है वहाँ पे कितना डायरेक्ट स्ट्रेस लगता है, बेंडिंग स्ट्रेस कितना लगता है, तो उसको चलिए आज हम समझाते हैं। तो समझाने के लिए सबसे पहले तो हम उसका स्ट्रक्चर बताएंगे कि स्ट्रक्चर चिमनी का क्या होता है। तो सब आप सब देखे होंगे चिमनी, हमारे यहाँ का जो चिमनी क्या होता है, जनरली सर्कुलर स्ट्रक्चर में क्रॉस सेक्शन में होता है, लेकिन हम आपको रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में बताएंगे। आप सर्कुलर में भी बना सकते हो, लेकिन जनरली रेक्टेंगुलर और स्क्वायर में जो क्वेश्चन होते हैं वो अधिकतर पूछे जाते हैं। तो हम जनरल एक एजम्पशन ले लेते हैं कि हम रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे चिमनी का और उससे आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि उसके बेस पे कितने स्ट्रेस लग रहे हैं, किस टाइप के स्ट्रेस लग रहे हैं और रिजल्टेंट हम कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले तो हम चिमनी का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो सबसे पहले तो ये चिमनी का साइड व्यू है। आप लोगों ने इसको साइड से देखा होगा तो कुछ यूं ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। ये आपका बेस हो गया, ठीक है। ये चिमनी ऐसा रहता है, लेकिन चिमनी साइड से ऐसा दिखता है एकदम सॉलिड स्ट्रक्चर, लेकिन आप ऊपर से देखोगे तो वो हॉलो होता है, बीच में एक खाली जगह होती है और वो कुछ ऐसा अंदर की तरफ कटा हुआ आपको दिख जाएगा। अगर चलिए हम बना के आपको दिखाते हैं वो कैसा दिखता है, ठीक है। चलिए एक क्रॉस सेक्शन जो है हम इसका काटेंगे ऐसे, तो कैसे दिखेगा आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगा। ऊपर से जब आप टॉप व्यू आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगा। आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं ना, शायद आप लोग कर पा रहे होंगे अच्छे से। तो ये आ गया आपका सबसे टॉप व्यू, ठीक है। तो ये आपका रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है, ये आपका लेंथ हो गया। टॉप व्यू से आप इसको देखेंगे तो कुछ यूं बनेगा। ये तो साइड व्यू से हो गया, आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे। जहाँ तक मुझे आप लोग को बताने में मुझे जैसे इमेजिन कर पा रहा हूँ मैं, आप लोग भी अच्छे से इमेजिन कर पा रहे होंगे कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। आप टॉप व्यू से इसको देखेंगे तो कुछ यूं बनेगा, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बनेगा, अंदर का भी ऐसे बनेगा। एक्चुअली ऊपर से देखेंगे तो ये भी ऐसा फुल रहेगा, तो ऐसा होगा, बीच में खाली आएगा, ताकि आप जनरली देखते होंगे कि धुआं निकलता है, तो इसी एरिया से धुआं निकलता है। तो क्वेश्चन में जनरली ये पूछा जाता है कि विंड प्रेशर से यहाँ पे कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो विंड प्रेशर, सपोज यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जो है विंड लग रहा है, विंड ब्लो हो रहा है, तो ऐसे विंड ब्लो होती है। ये W विंड प्रेशर है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे W किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक साइड में जो होती है, जैसे इसका साइड व्यू कुछ यूं बनेगा, जैसे ये जो स्ट्रक्चर है ऐसे स्ट्रक्चर होगा, तो इसका जो साइड व्यू है कुछ यूं बन रहा होगा। साइड व्यू यहाँ से एयर ऐसे जा रहा होगा, इस पे टकरा रहा होगा, तो ये फिर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से जब एयर लगेगी तो इसको इधर घुमाना चाह रहा होगा, ठीक है। आप लोग समझ इमेजिन कर पा रहे होंगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, बस इमेजिन का खेल है। एक बार आप लोग इमेजिन कर लिए कि विंड इधर से लग रहा होगा तो ये इधर झुकाने की कोशिश करता होगा। जैसे घर में आपका, जैसे घर में जो हवा बहती है घर से साइड में, तो लगता है खिड़की से अंदर हवा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइड से हवा बहती, सेम उसी तरह कंसेप्ट है कि इसमें साइड से हवा बहती है, तो उससे एक तरह का फोर्स जनरेट होता है इस फेस पे, क्योंकि ये कुछ इंटेंसिटी इसका रहता है, वो उस पर मारता है, उस पर जाके टकराता है, तो ये झुकाने की कोशिश करता है। उससे यहाँ पे एक तरह का स्ट्रेस डेवलप होता है, वो स्ट्रेस को जो है बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेस एक तरह का एक नया एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप हो रहा है ड्यू टू विंड, ठीक है। ये विंड से हो रहा है।
आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये विंड जनरली मोमेंट तो दे दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे ये अलग क्योंकि ये विंड प्रेशर से बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप हो रहा है, और यहाँ पे ऐसे डब्ल्यू इंटेंसिटी का लोड लग रहा है विंड। तो ये एक तो हो गया विंड प्रेशर डेवलप हो गया यहाँ पे। अब डायरेक्ट, अब दूसरा ये है कि ये मैसनरी स्ट्रक्चर है, ये कंक्रीट से बना हुआ रहता है। तो जाहिर सी बात है, जब कंक्रीट से बना रहता है, कुछ हाइट होती है, सपोज मान लीजिए इसका हाइट h है, ठीक है, हाइट h है और इसका क्रॉस सेक्शन h, तो इस एरिया में जो है कंक्रीट का कुछ स्ट्रक्चर जो है कंक्रीट डाल के स्ट्रक्चर बनाया गया होगा, तो इसका अपना वेट होगा। जब अपना वेट होगा तो उससे यहाँ पे नीचे की तरफ जो चिमनी है वो नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही होगी, कंप्रेशन दे रही होगी नीचे की तरफ, तो उससे भी एक स्ट्रेस डेवलप होगा, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस बोलेंगे, क्योंकि वो नीचे की तरफ डायरेक्ट, उसमें कहीं अलग से नहीं, तीसरा बंदा कोई नहीं आ रहा है, तीसरा कोई पॉइंट नहीं आ रहा है ताकि लग रहा है। इसमें तो विंड जो है अलग आ रहा, टकरा रहा, तब यहाँ पे मोमेंट जनरेट हो रहा है। ये डायरेक्ट स्ट्रेस में सिर्फ इसका जो वेट है वही नीचे की तरफ लगा रहा है। तो दो तरह का स्ट्रेस आप लोगों ने देखा है, एक स्ट्रेस जो हो गया विंड से हुआ बेंडिंग स्ट्रेस, और दूसरा हो गया डायरेक्ट स्ट्रेस जो कि सेल्फ वेट से हुआ, डायरेक्ट स्ट्रेस सेल्फ वेट से हुआ, ठीक है। तो दो तरह का स्ट्रेस हो गया। अब इसमें ये खास बात है कि विंड जब लगा रहे होगी तो विंड से जो स्ट्रेस होगा उसको हम कैसे निकालेंगे, और डायरेक्ट स्ट्रेस जो डेवलप होगी यहाँ पे उसको कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए अब इसको हम मिटाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग डायग्राम समझ गए होंगे अच्छे से। बस इसमें अब कुछ करना नहीं है, विंड बेंडिंग स्ट्रेस कैसी आएगी और डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस कैसी आएगी, उसके हिसाब से हम यहाँ पे निकाल लेंगे रिजल्टेंट जो है, इसके बेस पे कितना लग रहा है, कंप्रेशन, टेंशन जो भी डेवलप हो रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे वो हम निकाल लेंगे। ये रहा आपका चिमनी और ये क्रॉस सेक्शन रहा, ठीक है। तो अब इसमें जो है दो तरह का स्ट्रेस मैंने बताया आपको कि डेवलप हो रहा है। एक तो इसके वेट से नीचे की तरफ डायरेक्ट स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ये जो है चिमनी है, ठीक है। चिमनी का जो है सेल्फ वेट होगा, कंक्रीट स्ट्रक्चर है तो इसका अपना खुद का वेट होगा, नीचे की तरफ लगाएगी तो वो तो डायरेक्ट स्ट्रेस हो जाएगा। और एक विंड जो है अपना प्रेशर साइड से जो लगाएगी वो जो होगा आपका विंड प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको निकालते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस। इसमें कैसे निकालते हैं, ये तो हॉलो है ना, तो हॉलो का सपोज मान लीजिए आपका बी है, कैपिटल बी, इसका जो डायमेंशन है मीटर, सारा आप लोग एज्यूम करेंगे मीटर में है, हाइट भी इसका मीटर में है, ये भी मीटर में है, और इसका जो डेप्थ, ये साइड का जो डायमेंशन है वो डी है, ठीक है, ये भी मीटर में है। अंदर का जो डायमेंशन है वो स्मॉल बी है और डेप्थ वो डी है, स्मॉल डी, ठीक है। डायमेंशन पता चल गया, हाइट पता चल गया। और इसमें सबसे पहले हम डायरेक्ट स्ट्रेस निकालेंगे। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जनरली ये दिया रहता है कि ये इसका जो वेट है, वेट निकालने के लिए जनरली बुक या तो क्वेश्चन में ये आपको पूछा जाए, दे दिया रहेगा कि स्टैंडर्ड स्पेसिफिक वेट जो होता है दे दिया रहेगा तो ठीक है। अगर नहीं दिया रहता है तो हम एज्यूम करते हैं स्पेसिफिक वेट जो होता है कंक्रीट का या तो 22 किलो न्यूटन पर किलोमीटर स्क्वायर होता है, मीटर क्यूब होता है, या 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। तो दे दिया है, अगर क्वेश्चन में दे दिया हो तो ठीक है, नहीं तो हम या तो 22 से भी बना सकते हैं, तब भी आपका आंसर आएगा वो सही आएगा। 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब आप एजम्पशन कर सकते हैं, वो भी आपका आंसर आएगा। दोनों में डिफरेंस आएगा लेकिन आपका आंसर जो है सही आएगा। तो चलिए हम एज्यूम करते हैं 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब के। तो स्पेसिफिक वेट जो है, स्पेसिफिक वेट मैसनरी स्ट्रक्चर का, मैसनरी स्ट्रक्चर का जो है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्पेसिफिक वेट, यानी 1 मीटर क्यूब में उसका वेट 25 किलो न्यूटन है। तो आप यहाँ पे आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि इसका जो वॉल्यूम से अगर
जो मैसनरी स्ट्रक्चर है, जो चिमनी है, उससे वॉल्यूम से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो चिमनी का टोटल वेट निकल जाएगा। जब टोटल वेट निकल जाएगा तो उसको हम नीचे का क्रॉस सेक्शन से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट स्ट्रेस निकल जाएगा। आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा ये चीज़। तो सबसे पहले तो हम टोटल वेट निकालेंगे। टोटल वेट निकालने के लिए हमें स्पेसिफिक वेट का पता चल गया। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? ये तो एक हॉलो क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये हाइट है। तो सबसे पहले हम इस क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालेंगे। तो एरिया जो है कितना आएगा? एरिया आएगा, सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया, सिर्फ इसका एरिया आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये जो हॉलो जो सेक्शन है इसका एरिया। तो कैपिटल बी गुने डी माइनस स्मॉल बी गुने डी, तो ये सिर्फ इसका एरिया आ गया। आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कैपिटल बी डी माइनस स्मॉल बी डी जो हो गया, ये मीटर स्क्वायर आ गया इसका, सिर्फ सेक्शन का। सिर्फ एक सेक्शन का जब आ गया इतना एरिया, उसको हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। सिंपल से ये वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है। तो हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम हो गया आपका बी डी माइनस स्मॉल बी डी गुना एच, ये आ गया मीटर क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम आ गया, स्पेसिफिक वेट दिया है चिमनी का 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। अब इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सिर्फ वेट आ जाएगा। कितना कंक्रीट का कितना वेट है, चिमनी का कितना वेट है, वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आपको हम मल्टीप्लाई करके बताते हैं। टोटल वेट ऑफ चिमनी, ठीक है। टोटल वेट ऑफ चिमनी क्या आएगा? स्पेसिफिक वेट गुने वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई विथ बी डी माइनस स्मॉल बी डी इंटू एच मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब और ये मीटर क्यूब कट गया तो टोटल कितना आया? 25 बी डी माइनस बी डी एच किलो न्यूटन। ये आ गया आपका टोटल वेट मैसनरी स्ट्रक्चर यानी चिमनी का 25 इंटू बी डी माइनस स्मॉल बी डी गुने एच किलो न्यूटन। अब आप ये तो वेट आ गया किलो न्यूटन में। आप इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से जब आप डिवाइड करोगे तो स्ट्रेस आएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस निकल जाएगा। तो एरिया जो हमें पता है ये है, ठीक है। एरिया पता है तो एरिया से आप जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? तो डायरेक्ट स्ट्रेस निकालने के लिए आप सीधे जो है लिखिए डायरेक्ट स्ट्रेस जो है कितना डेवलप होगा, सिग्मा डी। तो वो हो जाएगा आपका टोटल वेट किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई एरिया। तो 25 बी डी माइनस बी डी गुने एच डिवाइडेड बाई एरिया कितना है? सिर्फ एरिया पे तो वेट का इंटेंसिटी लगेगा तो नीचे की तरफ वो जाएगा। तो एरिया क्रॉस सेक्शन ये है रहा एरिया। तो वो लिख दीजिए, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बी डी माइनस बी डी। हाँ, तो अब यहाँ पे आप कुछ कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे ऊपर बी डी ऐसा कैपिटल बी डी माइनस स्मॉल बी डी, कैपिटल बी डी माइनस स्मॉल, एरिया से एरिया कट गया तो कितना आ गया? ये से ये कट गया तो डायरेक्ट आपका आ गया 25 एच किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस आ गया, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, आप पहले भी एक न्यूमेरिकल बनाए होंगे तो बस उसमें बस डायरेक्ट स्ट्रेस निकालने का सेम तरीका है, कोई अलग से कोई वो नहीं निकाला गया, सेम तरीका निकाला। एक एजम्पशन मान लिया गया है कि बाहर का डायमेंशन कैपिटल बी और डी है, अंदर का डायमेंशन एक स्मॉल बी और डी है। तो इसका क्रॉस सेक्शन ले लिया मैंने, तो उसका एरिया मैंने यहाँ पे निकाल दिया। फिर वॉल्यूम है तो एरिया इंटू हाइट आपसे करेंगे तो वॉल्यूम आ गया, तो मैंने वॉल्यूम यहाँ पे निकाल दिया। वॉल्यूम आ गया चिमनी का। और स्पेसिफिक वेट जो है जनरली बुक में नहीं दिया रहता है और क्वेश्चन में दिया रहे
तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब हम एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब एज्यूम कर लिया है, तो इतना गुने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किए तो टोटल वेट आ गया। ठीक है, टोटल वेट आने के बाद अब टोटल वेट डायरेक्ट नीचे की तरफ लग रहा है। यहाँ पे जब डायरेक्ट नीचे की तरफ लग रहा था, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर दिए तो कितना डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, वो यहाँ पे आपका 25 H किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे करना, ये आपका आ गया डायरेक्ट स्ट्रेस। यहाँ पे कितना लग रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, 25 H किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर लिख ले रहा हूँ। ये तो डायरेक्ट स्ट्रेस आ गया, तो मैं एक पर मिटा देता हूँ इसे। तो डायरेक्ट स्ट्रेस जो है कितना आएगा, सिग्मा नॉट, ये आ गया 25 H किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एक आ गया डायरेक्ट स्ट्रेस। मैंने आपको समझा दिया कि डायरेक्ट स्ट्रेस कैसे निकाल, सिंपली है, आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। अब इसमें अगला है कि बेंडिंग स्ट्रेस जो डेवलप होगा वो विंड प्रेशर से कितना डेवलप हो गया उसको निकालें, क्योंकि वो एक अलग क्वेश्चन है, वो जनरली जो है एग्जाम में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आराम से अच्छे से आप लोग ध्यान लगा के समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक अलग टर्म है। विंड प्रेशर जब इस पर लगाती है तो उससे बेस पे कितना बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो उसको जो है समझने के लिए चलिए अब विंड प्रेशर कितना लगा रही है, उससे कितना स्ट्रेस हो रहा है, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए, तो विंड प्रेशर जो है लेफ्ट डायरेक्शन से लग रहा है राइट डायरेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन हो एरिया होगा, हाइट जो होगा इस तरह ऐसे लग रहा होगा। तो ये आपका विंड जो है आपका ऐसे कुछ लग रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक W किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सरफेस एरिया है इसलिए इसका जो इंटेंसिटी होगा विंड पर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया इंटेंसिटी। अब टोटल इंटेंसिटी इसके पूरे सरफेस एरिया पे निकालेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो सरफेस एरिया है और विंड वाले इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कितना विंड अपना फोर्स जो है इस चिमनी पे लगा रही होगी। आप लोग समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि विंड जो है जब इसके सरफेस एरिया पे लग रही होगी, क्योंकि ये तो सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर आएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल विंड कितना फोर्स जो है चिमनी पे लगाएगी वो हम फोर्स निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड। ठीक है, तो विंड कितना फोर्स लगा रही है, तो विंड का इंटेंसिटी हमें तो पहले से दिया हुआ रहता है, वो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो उसमें दिया हुआ रहता है। तो W किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपका विंड का इंटेंसिटी हो गया। इससे आपको सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया इसका क्या होगा, तो आप इसको मैं साइड में आपको सरफेस एरिया, तो हम जो चिमनी है चिमनी का हम साइड का सेक्शन बनाएंगे कि वो कैसे विंड उस पर लगा रही होगी फोर्स, तो वो फोर्स कैसे यहाँ पे इफेक्ट कर रहा होगा। तो साइड का सेक्शन कुछ यूँ रहेगा, आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे, साइड का कुछ यूँ रहेगा ऐसे, ये इमेजिन कर लीजिए ये साइड का है, साइड पे विंड ऐसे लग रही होगी ना, तो ये पूरे साइड पे लग रही होगी। एक साइड से जब ऐसे हवा बहेगी तो ये एक साइड का जो हो गया चिमनी हो गया, तो कुछ यूँ पूरे एरिया पे लग रही होगी। तो एरिया पे तो विंड का इंटेंसिटी दे रखा है आपको W किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब पूरे एरिया पे लग रही है तो आप लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि कितना फोर्स लगाएगी। तो विंड का इंटेंसिटी और इसका जो सरफेस एरिया से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है इसमें जब विंड का इंटेंसिटी और सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना फोर्स जनरेट होगा सिर्फ विंड के कारण। तो यहाँ पे सिर्फ एरिया होगा इस साइड का, तो ये तो पहले से दे रखा है, h हाइट है और ये एक्सटर्नल डायमेंशन होगा, तो कैपिटल ये हो गया आपका B।
ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे जो है ये B है, ये D है, सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका D ऐसे लग रहा है ना, पूरे साइड पे लग रहा है, तो ये आपका D हो गया, हाइट H हो गया, तो सरफेस एरिया इसका कितना हो गया, D इंटू H, यही हो गया ना सरफेस एरिया। तो इसी पे तो विंड लग रहा है, तो जाहिर सी बात है इसको यहाँ पे आप एरिया जो है D इंटू H करेंगे तो ये एरिया हो गया किसका, एक साइड का, चिमनी के एक साइड का एरिया हो गया। तो अब ये जो होगा टोटल जो होगा विंड कितना किलो न्यूटन जो है इस पे फोर्स लगाएगी। तो इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आगे आपको बता सकूँ कैसे जो है आगे की कैसे बन रहा है। तो ये आपका टोटल जो है ये आ गया, यहाँ पे मैं मीटर स्क्वायर लिख ले रहा हूँ, तो ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर कट गया, और टोटल कितना आ गया, W इंटू D इंटू H किलो न्यूटन। ये तो सिर्फ विंड प्रेशर का से जो फोर्स जनरेट हो रहा है एक साइड पे उसका वैल्यू आ गया। अब ये फोर्स इस पे जनरेट करा, तो अब ये साइड में तो इक्वली सारे पे फोर्स जनरेट कर रहा होगा, तो हम एक एज्यूम करेंगे, तो इसका जो फोर्स एक सेंट्रल इसके h/2 हाइट पे जो है अपना फोर्स लगा रहा है। जैसे साइड जो है, मैं 1 मिनट आपको बता दूं, जैसे ये H क्रॉस सेक्शन है, ये इस पे विंड टोटल लगा रहा है, तो हम एज्यूम करेंगे कि इसका ये टोटल फोर्स एक पॉइंट पे लग रही है, तो ये सिमेट्रिक है, तो h/2 नीचे से h/2 हाइट पे इसका जो है फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये WDH किलो न्यूटन h/2 हाइट पे लग रहा है विंड प्रेशर, तो उसका जो है मोमेंट उससे कितना जनरेट होगा, मोमेंट ड्यू टू विंड। हमने तो फोर्स तो निकाल लिया ना, WDH किलो न्यूटन। अब h/2 पे जो है इस ये जो रिजल्टेंट है ये h/2 हाइट पे लग रहा है, तो मोमेंट यहाँ पे जो मोमेंट पूछना है कोई भी, जैसे यहाँ पे जो हमें मोमेंट निकालना है, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है WDH और h/2 हाइट है, तो मोमेंट कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू हाइट निकालते हैं ना। तो फोर्स हमें पता है फोर्स इंटू हाइट, WDH हाइट कितना है, हाइट आधे पे लग रही है, यहाँ बेस से अगर हाइट कैलकुलेट करें तो h/2 पे लग रही है, तो h/2 ये हो गया आपका कितना मोमेंट जनरेट होगा इस पे, यहाँ पे सिर्फ विंड से, ठीक है। अब विंड से इतना फोर्स जब मोमेंट जनरेट होगा, तो इसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, मोमेंट जो क्या दो H है तो h² D/2, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, ये आ गया किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि हाइट मीटर में है ना, तो किलो न्यूटन मोमेंट आ गया ये। अब ये मोमेंट कितना यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप करेगी, जैसे ये मोमेंट यहाँ पे लगा रही होगी तो ये नीचे की तरफ जाना चाहेगा, जैसे ये जो आपका चिमनी है यहाँ पे लग रहा है तो ऐसे जाना चाहेगी, तो यहाँ बेस पे तो इफेक्ट पड़ेगा ना, जैसे ये इसको नीचे की तरफ ले जाना चाहेगी, ये ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, तो अब मोमेंट से यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होगा। अब बेंडिंग जो मोमेंट आया विंड प्रेशर से, अब वो जो है यहाँ पे एक स्ट्रेस लगा रही हुई अलग, उसको जो है बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू विंड, वही तो है विंड कैसे निकालती है, उसमें कुछ करना नहीं था, विंड जो है एक साइड पे फोर्स लगा रही है और वो फोर्स कितना मोमेंट यहाँ पे जनरेट कर रहा है, वो मोमेंट जनरेट करने के बाद एक तो मोमेंट इधर की तरफ ले जा रहा है, फिर दूसरा ऊपर की तरफ उठाना चाहेगा, तो दो तरह का यहाँ पे मोमेंट लग रहा है कि नीचे की तरफ ये ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे तो जो मोमेंट से जो स्ट्रेस डेवलप होगा, तो एक तो कंप्रेसिव होगा क्योंकि ये नीचे की तरफ लगाएगी और ये ऊपर की तरफ जाना चाहेगा क्योंकि यहाँ से विंड ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज में घुमाना चाहेगी, तो ये एक मोमेंट यहाँ पे आ गया और वहीं सेम मोमेंट इसका यहाँ पे आएगा, तो ये कपल फॉर्म करेगी यहाँ पे, तो ये घुमाना चाहेगी, ठीक है। बंद करो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो हमने विंड से कितना मोमेंट जनरेट हो रहा है इसके चिमनी के बेस पे, वो तो मैंने पता कर लिया। अब मोमेंट से
स्ट्रेस होगा, बेंडिंग स्ट्रेस जो डेवलप हो गया, अब उसे पता करेंगे तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला हम लोग जानते हैं बेंडिंग स्ट्रेस का क्या होता है, M/I × Y मैक्स होता है। आप लोग जानते होंगे, पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ चुका है। तो ये रहने देते हैं, बाकी इसको मिटा देते हैं ताकि अगला स्टेप जो है मैं आपको समझा सकूँ अच्छे से। तो ये रहा आपका WH²/2। तो बेंडिंग मोमेंट जो है कितना आया, विंड्स के कारण बाय विंड, WH²/2 किलो न्यूटन मीटर। ये आपका मोमेंट आ गया विंड के कारण। अब हम आपको बताएंगे कि ये मोमेंट से यहाँ पे कितना बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा। तो बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे ड्यू टू विंड प्रेशर। तो वो फार्मूला क्या होता है, सिग्मा बी जो होता है मोमेंट, ये जो मोमेंट आया है बाई जेड, ठीक है। अब जेड को हम क्या लिखते हैं, M/I/YY डिवाइडेड बाई x बार। चूँकि I/YY की डायरेक्शन से हम कर रहे हैं, इसके अबाउट जो है हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो x डायरेक्शन में जो है जो होता है, x डायरेक्शन में हम जो डिस्टेंस आएगा उसका हम आधा कर देंगे। तो x बार जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बार जो है b/2 आ जाएगा, क्योंकि x डायरेक्शन में हमारा डायमेंशन क्या है b। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका b/2 हो जाएगा। आप लोग समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको मैं ये लिख सकता हूँ M/I/YY। अब x बार इसके नीचे तो डायरेक्ट ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x बार b/2 आया है, तो b/2 को हम डायरेक्ट यहाँ पे b/2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हमें m पता चल गया है। अब आपका सिर्फ एक अननोन ये पता करना है I/YY, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। अच्छा, आप उसको पता करने के लिए हमें क्या करेंगे, आप उसको पता करने के लिए सबसे पहले तो क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन हमें पता है, कैपिटल P स्मॉल d स्मॉल b स्मॉल d। तो अब इस सबको अब यहाँ पे एक नया फिगर बना के हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्रॉस सेक्शन, ये ये आ गया y एक्सिस आ गया, और ये हो गया x एक्सिस। हमें इसके अबाउट निकालना है। तो ये कैपिटल B है, ये डायमेंशन कैपिटल D है, ये स्मॉल b है, ये स्मॉल d है। तो I जो है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया y डायरेक्शन में क्या होगा, तो उसके लिए हम सबसे पहले तो dq/12 माइनस स्मॉल b dq/12 पॉज करना। ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेक्शन का। ये तो क्रॉस सेक्शन है ना, ये आपका हॉलो क्रॉस सेक्शन है, तो सिर्फ उसका आ गया। अब ये वैल्यू को हम कॉमन कुछ लेना है तो कॉमन आप ले सकते हैं, 1/12 जो है दोनों में कॉमन है, b dq माइनस स्मॉल b स्मॉल dq। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। अब ये भी हमें पता चल गया, मैं इसको बॉक्स में बना देता आपको ध्यान दे सके। m तो हमें पता है WH²d/2, ये कैसे आया आपको मैंने समझा दिया। b/2 जो है x डायरेक्शन में हाफ हो जाता है मैक्सिमम, वो भी आ गया। I/YY जो है ये भी आ गया आपका बाय फार्मूला से, y एक्सिस के अबाउट जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ये आ गया, ठीक है। अब बस ये है कि इस फार्मूला को अब यहाँ पे हमें पुट करना है। तो उसके लिए मैं नीचे वाला ये वाला आपको तो पता होगा, पहले से भी आप पढ़ चुके हैं, काफ़ी आसान चीज़ है। अब इसमें बस इसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो चलिए मैं पुट यहीं पे करता हूँ। सिग्मा बी जो है क्या हो जाएगा, MWH²/d/2
2, WH² हो गया आपका मोमेंट, वो मैंने लिख दिया, गुने B/2 यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। अब IY कितना आया, तो डिवाइडेड बाई 1/12 BdQ माइनस स्मॉल d/q, ये आ गया बेंडिंग स्ट्रेस। दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस बाय द विंड, ये आपका विंड के कारण कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ वो आ गया। तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे मिटाने के बाद। ये आप लोग तो समझ गए होंगे कैसे आया, तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ये बेंडिंग स्ट्रेस कितना आया विंड प्रेशर से, ये आ गया WH² D/2 मोमेंट डिवाइडेड बाई 1/12, ये y एक्सिस के अबाउट आ गया BdQ माइनस स्मॉल b/dq गुने यहाँ पे B/2, ये आ गया बेंडिंग स्ट्रेस विंड के कारण। ठीक है, ये पहला तो कितना आया डायरेक्ट स्ट्रेस 25 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया इतना किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया विंड के कारण कितना बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप हो रहा है वो आ गया। ठीक है, अब मैं डायग्राम के साथ रिजल्टेंट स्ट्रेस यहाँ पे बताऊंगा वो कितना आया। तो उसके लिए मैं इस फिगर को आप लोग तो नोट कर चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए ये भी मिटा देता हूँ, मैं ऊपर लिख चुका हूँ, ये रहा आपका, मिटा दिया। अब काफ़ी जगह बच गई है, और उसमें जो है डायग्राम के साथ मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ आपको। ये रहा आपका पहला, तो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको डायरेक्ट स्ट्रेस जो आया है सेल्फ लोड का, जो 25 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया है, वो तो सिर्फ एक ही नेचर का होगा, क्योंकि वो उसका वेट है तो वो नीचे की तरफ ले जाएगी। तो ये तो कंप्रेसिव नेचर का होगा, तो मैं यहाँ पे C लिख दे रहा हूँ, क्योंकि वो नीचे की तरफ धंसा रही होगी ना, वो जमीन पे वो लोड लगती है तो नीचे की तरफ प्रेस कर रही होगी, तो कंप्रेसिव हो गया। अब दूसरा जो है ये तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 25 सिग्मा नॉट जो है 25H किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया कंप्रेसिव आ गया। ठीक है, ये एक्चुअली जो है कंप्रेशन है, तो इसको आप पॉजिटिव से एज्यूम कर सकते हैं, नीचे की तरफ ले जा रहा है तो पॉजिटिव की तरह आप एज्यूम कर सकते हैं। दूसरा है बेंडिंग स्ट्रेस विंड के कारण जो आया है ये वाला, तो सिग्मा B। ठीक है, ये कितना आया, तो WH² D/2 डिवाइडेड बाई 1/12 BdQ माइनस स्मॉल d/q गुने B/2। अब देखिए ये थोड़ा समझने वाला चीज़ ये है, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस जो है, सपोज आप ये आपका बेस था, मैंने थोड़ा देर पहले आपको मैं मिटा दूँ, यहाँ पे मोमेंट इधर से लग, क्योंकि ये लग रहा था इधर ना विंड, ये सपोज आपका विंड लग रहा है, तो ये ऐसे घुमाना चाहेगी इसको, तो यहाँ पे मोमेंट जो होगा ये क्या होगा क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगी, और ये ऊपर की तरफ जाना चाहेगा। तो कहने का मतलब जो स्ट्रेस डेवलप होगा बेंडिंग स्ट्रेस, तो ये नीचे की तरफ ले जा रही है, यानी ज़मीन में ले जा रही है, तो मान लीजिए पॉजिटिव है तो ये कंप्रेसिव हो गया, ये ऊपर की तरफ ले जा रही है तो ये आ गया निगेटिव, तो ये कुछ यूँ बनेगा, तो ये आ गया टेंसाइल हो गया, तो निगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये दो तरह का नेचर हो गया, एक तो पॉजिटिव आ गया राइट साइड में, लेफ्ट साइड में निगेटिव आ गया। अब इसका रिजल्टेंट जोड़ेंगे तो एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस का तो सिग्मा D है, सिग्मा नॉट होगा, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा। ये कंप्रेसिव है, क्या कि इक्वली चारों तरफ से लग रही है। यहाँ पर तो दो डायरेक्शन में, एक तो नीचे की तरफ ले जा रहा है, एक ऊपर की तरफ ले जा रहा है, तो ये पॉजिटिव जुड़ जाएगा, और यहाँ भी पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे निगेटिव है। तो इस डायरेक्शन में टोटल जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है क्या आएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस विंड के कारण जो आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो डायरेक्ट स्ट्रेस तो है ही, क्योंकि ये इक्वल है,
इधर भी इक्वल है, इधर भी इक्वल है, लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू सेम है लेकिन अपोजिट नेचर में है। ये टेंसाइल नेचर में है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, तो दोनों घट के जो है रिजल्टेंट निकालेगी। तो इधर मिनिमम स्ट्रेस आ जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस आ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको कि रिजल्टेंट बेंडिंग रिजल्टेंट स्ट्रेस मैक्सिमम क्या आएगी, ये भी कंप्रेशन, ये भी कंप्रेशन, तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव जुड़ जाएगी तो क्या आएगा, ये आएगा सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी। ठीक है, दूसरा क्या आएगी, रिजल्टेंट स्ट्रेस मिनिमम, सिग्मा नॉट तो कंप्रेसिव है तो पॉजिटिव है ही, तो वो पॉजिटिव रहेगी ज्यों का त्यों माइनस, क्योंकि इस साइड में तो ये टेंशन लग रहा है ना, तो टेंसाइल के चलते यहाँ पे जो है अपोजिट डायरेक्शन में है तो सिग्मा बी निगेटिव आ जाएगी। अब जो है ये आ गया मैक्सिमम। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप डायरेक्ट यहाँ जोड़ सकते हो इसको और इसको, और यहाँ पे दोनों का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, तो रिजल्टेंट जो होगा उसका ग्राफ कुछ यू बनेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। रिजल्टेंट का जो ग्राफ बनेगा कुछ यूं बनेगा, कुछ यूं बनेगा। ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ये कम इसलिए है क्योंकि ये बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे एक टेंसाइल नेचर में है, यहाँ इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ का जो बेंडिंग स्ट्रेस है कंप्रेसिव नेचर है, ये तो कंप्रेसिव नेचर दोनों में है, तो ये सेम नेचर का है, ये अपोजिट नेचर का है। जब अपोजिट नेचर का आएगा तो घटाते हैं, सेम नेचर का आएगा तो जोड़ते हैं, तो सेम नेचर का है तो जोड़ दिए, अपोजिट नेचर का है तो घटा दिए। तो मान इसमें कुछ भी हो सकता है, या तो ऐसे बन जाएगा न्यूमेरिकल में जो वैल्यू आएगा तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव आएगा, या तो ऐसे बन सकता है यहाँ पे जो है कोई स्ट्रेस ना डेवलप हो, या फिर ऐसे भी बन सकता है, ये इधर जो है टेंसाइल लग रहा हो, यहाँ पे निगेटिव हो, यहाँ पॉजिटिव हो। वो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो उसके हिसाब से आप आसानी से बता सकते हैं कि इस तीनों में किस नेचर का जो है स्ट्रेस डेवलप होगा, वैल्यू जो होगा कितना होगा, और उसी के हिसाब से ग्राफ, तीन ही तरह का तो ग्राफ बनेगा, क्योंकि या तो दोनों पॉजिटिव हो तो कंप्रेसिव जो है ज़्यादा है डायरेक्ट स्ट्रेस का, या फिर दोनों बैलेंस करके यहाँ पे जीरो कर चुका हो, या फिर यहाँ पे टेंसाइल नेचर ज़्यादा हो इसलिए निगेटिव डायरेक्शन में चला गया। तो ये जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगला लेक्चर में जब न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे इसका वैल्यू आ रहा है। ये तो आ गया जनरल, ये जनरल जब डाटा दिया रहेगा तो आप इसमें वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर ला सकते हो। ये तो आप फार्मूला में डायरेक्ट सारा वैल्यू दिया रहता है क्वेश्चन में, आप जब उसको इसमें पुट करोगे ना तो सारा आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो है ये वैल्यू पुट कर करके आप देखोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब न्यूमेरिकल जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें जो है आप कैसे ये चीज़ें एग्जाम वैल्यू में कैसे आ रही है वो लोग आप अच्छे से समझ पाओगे। तो उसके लिए मैं अगले लेक्चर में आप सभी से गुजारिश करता हूं कि अगले लेक्चर को भी आप ध्यान से सुने, ताकि आप ये एक तरह का खाका हो गया, एक तरह का थ्योरी हो गया जो जनरल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और उसको जो है आप न्यूमेरिकल में सॉल्व करते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि अगले लेक्चर में जो है आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक।